नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 15। महाशय, विट्ठल दास इस समय ऐसे खुश थे मानो उन्हें कोई संपत्ति मिल गई हो। उन्हें विश्वास था कि पदम सिंह एक जरा से कष्ट से मुंह ना मोड़ेंगे। केवल उनके पास जाने की देर है। वह होली के कई दिन पहले से शर्मा जी के पास नहीं गए थे। यथाशक्ति उनकी निंदा करने में कोई बात उठा न रखी थी, जिस पर कदाचित अब वह मन में लज्जित थे। तिस पर भी शर्मा जी के पास जाने में उन्हें जरा भी संकोच न हुआ। उनके घर की ओर चले। रात के 10 बज गए थे। आकाश में बादल उमड़े हुए थे। घोर अंधकार छाया हुआ था, लेकिन राग रंग का बाजार पूरी रौनक पर था। अट्ठालिकाओं से प्रकाश की किरणें छिटक रही थी। कहीं सुरीली ताने सुनाई देती थी, कहीं मधुर हास्य की ध्वनि, कहीं आमोद प्रमोद की बातें। चारों ओर विषय वासना अपने नग्न रूप में दिखाई दे रही थी। दाल मंडी से निकलकर विट्ठल दास को ऐसा जान पड़ा मानो वह किसी निर्जन स्थान में आ गए। रास्ता अभी बंद न हुआ था। विट्ठल दास को ज्यों कोई परिचित मनुष्य मिल जाता, वह उसे तुरंत अपनी सफलता की सूचना देते। आप कुछ समझते हैं? कहाँ से आ रहा हूँ? सुमन बाई की सेवा में गया था। ऐसा मंत्र पढ़ा कि सिर न उठा सकी। विधवा आश्रम में जाने पर तैयार है। काम करने वाले यूं काम किया करते हैं। पदम सिंह चारपाई पर लेटे हुए निद्रा देवी की आराधना कर रहे थे कि इतने में विट्ठल दास ने आकर आवाज दी। जीतन कहार अपनी कोठरी में बैठा हुआ बड़ी फुर्ती से पैसे समेटकर कमर में रख लिए और बोला, कौन है? विट्ठल दास ने कहा, अजी मैं हूँ। क्या पंडित जी सो गए? जरा भीतर जाकर जगा तो दो। मेरा नाम लेना, कहना बाहर खड़े हैं, बड़ा जरूरी काम है, जरा चले आए। जीतन मन में बहुत झुंझलाया। उसका हिसाब अधूरा रह गया। मालूम नहीं अभी रुपया पूरे होने में कितनी कसर है। अलसाता हुआ उठा, किवाड़ खोले और पंडित जी को खबर दी। वह समझ गए कि कोई नया समाचार होगा, तभी इतनी रात गए आए हैं। तुरंत बाहर निकल आए। विट्ठल, आइए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। कुछ समझे? कहाँ से आ रहा हूँ? सुमन बाई के पास गया था। आपका पत्र पाते ही दौड़ा कि मन बन पड़े तो उसे सीधे राह पर लाऊं। इसमें उसी की बदनामी नहीं, सारी जाति की बदनामी है। वहां पहुंचा तो उसके ठाठ देखकर दंग रह गए। वह भोली भाली स्त्री अब दाल मंडी की रानी है। मालूम नहीं इतनी जल्दी वह ऐसी चतुर कैसे हो गई। कुछ देर तक तो चुपचाप मेरी बातें सुनती रही, फिर रोने लगी। मैंने समझा अभी लोहा लाल है। 2-4 चोटें और लगाई, बस आ गई पंजे में। पहले विधवाश्रम का नाम सुनकर घबराई। कहने लगी, मुझे 50 रुपये महीना गुजर के लिए दिलवाइए। लेकिन आप जानते हैं यहाँ 50 रुपये देने वाला कौन है? मैंने हामी न भरी। अंत में कहते सुनते एक शर्त पर राजी हुई। उस शर्त को पूरा करना आपका काम है। पदम सिंह ने विस्मित होकर विट्ठल दास की ओर देखा। विट्ठल दास, घबराइए नहीं, बहुत सीधी सी शर्त है। बस यही है कि आप जरा देर के लिए उसके पास चले जाएं। वह आपसे कुछ कहना चाहती है। यह मुझे निश्चय था कि आपको इसमें कोई आपत्ति न होगी। यह शर्त मंजूर कर ली तो बताइए, आप चलने का विचार है? मेरी समझ में सवेरे चलें। किंतु पदम सिंह विचारशील मनुष्य थे। वह घंटों सोच विचार के बाद कोई फैसले न कर सकते थे। सोचने लगे कि इस शर्त का क्या अभिप्राय है। वह मुझसे क्या कहना चाहती है? क्या बात पत्र द्वारा ना हो सकती थी? इसमें कोई न कोई रहस्य अवश्य है। आज अबुल वफा ने मेरी बग्घी पर से कूद पड़ने का वृत्तांत उससे कहा होगा। उसने सोचा होगा यह महाशय इस तरह नहीं आते तो यह चाल चलूं। देखो कैसे नहीं आते, केवल मुझे नीचा दिखाना चाहती है। अच्छा, अगर मैं जाऊं भी लेकिन पीछे से वो अपना वचन पूरा न करे तो क्या होगा? वो यह युक्ति उन्हें अपना गला छुड़ाने के लिए उपयोगी मालूम हुई। बोले, अच्छा, अगर वह अपने वचन से फिर जाए तो? विट्ठल, फिर क्यों जाएगी? कहीं ऐसा हो सकता है? पदम, हाँ, ऐसा होना असंभव नहीं। विट्ठल, तो क्या आप कोई प्रतिज्ञा पत्र लिखवाना चाहते हैं? पदम, नहीं, मुझे संदेह नहीं है कि वह सुख विलास छोड़कर विधवा आश्रम में क्यों जाने लगी, और सभा वाले उसे लेना स्वीकार कब करेंगे? विट्ठल दास, सभा वालों को मनाना तो मेरा काम है। न मानेंगे तो मैं उसके गुजारे का कोई और प्रबंध करूंगा। रही पहली बात, मान लीजिए वह अपने वचन को मिथ्या ही कर दे तो इसमें हमारी क्या हानि है? हमारा कर्तव्य तो पूरा हो जाएगा। हाँ, यह संतोष चाहे हो जाए, लेकिन देख लीजिएगा वह अवश्य धोखा देगी। विट्ठल दास अधीर हो गए। झुंझला कर बोले, अगर धोखा ही दे दिया तो आपका कौन 56% खर्च हुआ जाता है? पदम, आपके निकट मेरी कुछ प्रतिष्ठा ना हो, लेकिन मैं अपने को इतना तुच्छ नहीं समझता।
विट्ठल, सारांश यह कि न जाएंगे। पदम, मेरे जाने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि मेरा मान मर्दन करना ही अभिष्ट हो तो दूसरी बात है। विट्ठल, इतनी खेद की बात है कि आप एक जातीय कार्य के लिए इतना मीन मेघ निकाल रहे हैं। शोक, आप आंखों से देख रहे हैं कि एक हिंदू जाति की स्त्री कुएं में गिरी हुई है और आप उसी जाति के एक विचारमान पुरुष होकर उसे निकालने में इतना आगा पीछा कर रहे हैं। बस आप इसी काम के हैं कि मूर्ख किसानों और जमींदारों के रक्त चूसें। आपसे और कुछ न होगा। शर्मा जी ने इस तिरस्कार का उत्तर न दिया। वह मन में अपनी अकर्मण्यता पर स्वयं लज्जित थे और अपने को इस तिरस्कार का भागी समझते थे। लेकिन एक ऐसे पुरुष के मुंह से ये बातें अत्यंत अप्रिय मालूम हुई जो इस बुराई का मूल कारण हो। वह बड़ी कठिनाई से प्रत्युत्तर देने के आवेग को रोक सके। यथार्थ में वह सुमन की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन गुप्त रीति से बोले, उसकी और भी शर्तें हैं। विट्ठल, जी हाँ है तो, लेकिन आप में उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य है। वह गुजारे के लिए 50 रुपये मासिक मांगती है, आप दे सकते हैं। शर्मा जी, 50 रुपये नहीं, लेकिन 20 रुपये देने को तैयार हूँ। विट्ठल, शर्मा जी बातें न बनाइए, एक जरा सा कष्ट तो आपसे उठाया नहीं जाता। आप 20 रुपये मासिक देंगे? शर्मा जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि 20 रुपये मासिक दिया करूँगा, और अगर मेरी आमदनी कुछ बढ़ी तो पूरी रकम दे दूँगा। हाँ, इस समय विवश हूँ। यह 20 रुपये भी घोड़े गाड़ी बेचने से बच सकेंगे। मालूम नहीं क्यों इन दिनों मेरा बाजार गिरा जा रहा है। विट्ठल, अच्छा, आपने 20 रुपये दे ही दिए तो शेष कहाँ से आएंगे? औरों का तो हाल आप जानते ही हैं। विधवा आश्रम के चंदे ही कठिनाई से वसूल होते हैं। मैं जाता हूँ, यथाशक्ति उद्योग करूँगा, लेकिन यदि कार्य न हुआ तो उसका दोष आपके सिर पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 15। धन्यवाद।